इसको लॉग आउट मत किया करो आप लोग, लॉग आउट नहीं करना है अब। हाँ, वो उनका अलग उसमें होगा, वो अलग वो खोल लेंगे। हाँ ये बात है, तो इस बार ये ध्यान रखना है ना। क्या ऐसी नहीं चल रहा यार, इवनिंग चला दिया ना, बस फिर क्या है, शाम को तो चलता रहता है, अभी कैसे नहीं चलता है। सिर्फ पहले लेक्चर बंद कर देते हैं। चलो बेटा, बात और चीत बंद, चुप और चाप। क्या करना, स्पीड कम हो रही बेटा यहाँ से। अब ये सारे काम तो मेरे को पर्ची बना के दे दिया कर, क्या क्या करना है आज। पंखे की स्पीड बढ़ानी है, एसी चलाना है, और भी कुछ बता दो यार, क्या है ये। चलो भाई, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम पढ़ रहे थे, और उसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि जब कोई भी बायोटिक कम्युनिटी, जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी नए एरिया में आती है तो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, और उस इंटरेक्शन से उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, तो उसे वहां से फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल, जिस तरह से क्रस्टोज लाइकेन ने ऑर्गेनिक एसिड सिक्रिट किया, रॉक को तोड़ दिया और अपने लिए एनवायरनमेंट अनफेवरेबल बना लिया, फिर वो आया जो कि ड्राई और सॉफ्ट पे रहता है, फोलियोज लाइकेन। उसके बाद में बेटा यहाँ पर आपने मॉस और हार्ब श्रब और ट्रीज को देखा था, यही बात हुई थी। आज बात आगे बढ़ रही है, ध्यान से बेटा। यहाँ पर कल जब आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, तो जल्दी से मुझे बताओ पहली बायोटिक कम्युनिटी का नाम क्या था। क्रस्टोज लाइके। दूसरा कौन आया, फिर 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 फाइनली, बहुत गजब, यही हुआ बेटा। इस तरह से सक्सेशन आगे बढ़ता हुआ गया, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, मॉस, हर्ब, श्रब, ट्री। यहाँ पर अब सब बच्चे एक बात ध्यान से सुन लेना, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी आती है उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। कौन सी कम्युनिटी। और जो लास्ट कम्युनिटी आती है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं। कौन सी कम्युनिटी बेटा। हर बार हर जगह क्लाइमैक्स ट्री ही हो जरूरी, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया जाना तो सब वहां चाहते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता। बड़े बड़े ग्रासलैंड जहां पर सक्सेशन ग्रास पे ही अटका हुआ है, वहां का क्लाइमैक्स ग्रास है, समझ पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्लाइमैक्स ट्री ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं आप पहले कि जा कहां तक जाता है। अगर मैक्सिमम जाएगा तो वो ट्री तक जाएगा, तो आपके लिए तो क्लाइमैक्स ट्री ही होगा। अगर उससे कुछ और पूछना है लिख के देगा, और जब तक उसने कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया, हमारे लिए तो क्लाइमैक्स क्या है। एक बात और ध्यान से सुनो, पहली बार जब क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज लाइकेन आए, आगे कोई भी नहीं है अभी, कोई नहीं है। क्रस्टोज के बाद कौन आया, फोलियोज क्लाइमैक्स था। अरे अरे, क्रस्टोज के बाद जब फोलियोज आया तो फोलियोज क्लाइमैक्स, मॉसेज आ गई तो मॉस क्लाइमैक्स हो गई। अरे जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में अब तक का सबसे स्टेबल कौन, वही क्लाइमैक्स होगा। ठीक बात है। यहां पर आपके लिए क्लाइमैक्स कौन है, ट्री। राइट राइट राइट। अब बीच में जो भी आए, रुके या चले गए, उन्हें आप कौन सी कम्युनिटी कहते हैं, सेरल कम्युनिटीज कहते हैं बेटा।
बताओ बताओ तुरंत जल्दी से मुझे बताओ। फर्स्ट कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी और लास्ट कम्युनिटी। और सबको एक साथ मिला दूं तो सेरे। बात समझ में आ रही है? तो चट्टान पर पहले से आखिर तक जो कुछ भी हुआ सबको मिला के क्या कहोगे? तभी तो रॉक सक्सेशन लीथो सेरे। सेरे का मीनिंग क्लियर हो रहा है? चलिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, रिलेटेड टर्म आप बोलिएगा। फर्स्ट कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन, लास्ट कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, एंटायर सीक्वेंस। बस। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि एंटायर सीक्वेंस जो सक्सेशन के टाइम पर आई है उसी को आप सेरे के नाम से पुकारते हैं। उसी को आप यहाँ पर, अगर रॉक पे ये सक्सेशन हुआ है तो उसे लीथो सेरे कहा था हमने, इसीलिए कहा क्योंकि एंटायर सीक्वेंस को हम सेरे कहते हैं। ठीक, बस अब इधर लिखना बंद। एक बात बताओ, पायोनियर और क्लाइमैक्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? पायोनियर की स्टेबिलिटी कम है, क्लाइमैक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बेटा, ये स्टेबिलिटी आप देखते कैसे हैं? कुछ भी नहीं चलेगा। अरे अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई स्टेबल है। अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन में हर कोई स्टेबल है। क्रस्टोस लाइकेन को आप उसकी फेवरेबल कंडीशन दो, क्या वो कम स्टेबल है क्या? फिर हमने कैसे कह दिया कि ये कम स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है? बहुत बढ़िया, गजब। एक दिन की बात है, हमने क्रस्टोस लाइकेन और ट्री दोनों को दोनों की फेवरेबल कंडीशन दे दी, मस्त रहो। लेकिन आप दोनों के एनवायरमेंट में चेंज किया जा रहा है। एनवायरमेंट के चेंज से जो जल्दी इफेक्टेड है वो कम स्टेबल है। एनवायरमेंट के चेंज का इम्पैक्ट जिस पर जल्दी आएगा वो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो क्रस्टोस लाइकेन और ट्री में अगर कंडीशंस को बदला जाए तो जल्दी फर्क किसको पड़ेगा? तभी तो उसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी। ठीक बात। क्या लास्ट लेक्चर में, एक दो लेक्चर पहले मैंने आपसे कहा था कि जिसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ओहो, आज क्या उस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को मैं ग्रोथ रेट कह दूं? स्टेबिलिटी कम, ग्रोथ रेट ज्यादा। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी ग्रोथ रेट। यहाँ इस ग्रोथ रेट से मेरा कहने का मतलब रिप्रोडक्शन से है बेटा। यहाँ पर जिसकी स्टेबिलिटी कम, ग्रोथ रेट ज्यादा, मतलब रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा, मतलब कि आर ज्यादा। आर, क्या सब बच्चे इस आर को जानते हो? आर, वैसे तो आर का मतलब रिप्रोडक्शन से ही है। आर बोले तो रिप्रोडक्शन, लेकिन इस आर को डार्विन ने भी यूज किया था। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या मतलब है इस बात का? एक बार ध्यान से सुन लो। कोई भी स्पीसीज यूनिट टाइम में मोस्ट 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 फेवरेबल कंडीशन में कितने नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है, वही उसका पोटेंशियल आर कहलाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहलाता है। मैं रिपीट करूंगा, कोई भी स्पीसीज यूनिट टाइम में मोस्ट मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, खाना चाहिए गजब का मिलेगा, स्पेस चाहिए खूब मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल भी सारे हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि फेवरेबल है तो फिर सब तरफ से फेवरेबल है। फिर देखो उस स्पीसीज ने यूनिट टाइम में कितने नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिए, वही उसका पोटेंशियल, वही उसकी क्षमता क्या कहलाती है? आर। उसी को इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहेंगे। यहाँ एक बात सब बच्चे ध्यान रख लेंगे, नेचर में आपको प्रॉपर आर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी को इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती।
ठीक, सीधा एग्जांपल लो यार, ताकि आपको बात एक बार में क्लिक हो जाए। जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि भाई कितना एवरेज देती है। उसने कहा कि 20 किलोमीटर का एवरेज मिलता है पर लीटर में, ये उसने आर बताया है। क्या आपको ये 20 किलोमीटर रोड पे मिल पाएगा? वो नेचुरल कंडीशन है। इसका मतलब उसने तो आइडियल कंडीशंस में बता दिया कि जब सब कुछ अच्छा होता है तब ये एवरेज आता है। और एक बात मैं सब बच्चों को और क्लियर कर देता हूं कि मैंने कहा कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल बना देती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है सब कुछ फेवरेबल हो गया तो कुछ भी नहीं, उसकी भी एक लिमिट ही होती है। जैसे सीधा एग्जांपल है, ह्यूमन के कपल को 1 साल का टाइम दे दे तो मैक्सिमम एक ही नया बनेगा। अब ट्विंस और ट्राइंस जो भी होता है वो बात की बातें हैं, वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं। हम तो नॉर्मल कंडीशंस लेंगे और उसके हिसाब से हम तो यही कहेंगे कि मैक्सिमम एक ही बनाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि सब कुछ फेवरेबल है और मैक्सिमम कितना बना सकता है उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कितना बना सकता है तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं बेटा। हर स्पीसीज का एक प्रॉपर लिमिट है और वही लिमिट उसका क्या कहलाता है? आर। वो मैक्सिमम उसका कितना है, वो उसका क्या है? आर है। अब तो बात समझ में आ रही है? तो बताओ, जिनकी स्टेबिलिटी कम, जिनकी ग्रोथ रेट, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उनकी ग्रोथ रेट, रिप्रोडक्टिव रेट आर ज्यादा, उसे आप आर सेलेक्टेड स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। और जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ग्रोथ रेट कम है, उन्हें के सेलेक्टेड कहा जाता है। के आज मैं आपको नहीं समझाऊंगा, जब पॉपुलेशन पढ़ेंगे, जब डेमोग्राफी पढ़ेंगे तो अपने आप ही दोबारा आ जाएगा। फिलहाल तो इतना कह दो कि के सेलेक्टेड वो है जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा और ग्रोथ रेट कम। अब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा और कुछ बातें आपसे पूछूंगा। एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हर एक स्पीसीज ने अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। मैं फिर बोलूं, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हर एक स्पीसीज ने अपने सर्वाइवल के हिसाब से पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं, छोटी साइज के बहुत सारे इंडिविजुअल। कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बड़ी साइज के कम इंडिविजुअल। तो छोटी साइज के ज्यादा इंडिविजुअल बनाने वाले के है कि आर, और बड़ी साइज के कम बनाने वाले। ये जो शब्द मैंने आपको अभी बोले थे, जिसमें आर और के एनसीईआरटी नहीं लिखती, बाकी सब एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी ने आपको बेम्बू का एग्जाम्पल भी दिया है, एनसीईआरटी ने आपको बर्ड और मैमल का एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये सब बातें एनसीईआरटी लिख रही है, सिर्फ आर और के शब्द यूज नहीं किया गया। और हाँ, आर सेलेक्टेड क्या होते हैं नीट में पूछा जा चुका है, भले ही एनसीईआरटी ने ये शब्द यूज नहीं किया है, फिर भी पूछ लिया है। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, जो छोटी साइज के ज्यादा इंडिविजुअल बनाते हैं वो क्या है? आर। और जो बड़ी साइज के कम बनाते हैं, ठीक बात। इंसेक्ट के 10 इंडिविजुअल या इंसेक्ट की एक स्पीसीज और लाइन की एक स्पीसीज को मैं 1 साल का टाइम दे देता हूं। बताओ, जल्दी से बताओ, 1 साल बाद कौन ज्यादा नंबर बनाएगा? तो कौन है के सेलेक्टेड, कौन है आर? ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट, एक और बात सुन लो बच्चे, मेरे से बाहर आके ये मत पूछना कि सर कितना ज्यादा बना लेते हैं तो आर बन जाते हैं, कितने कम बनाते हैं तो उनको के कहते हैं। बेटा, ये आर और के का डिसीजन ज्यादा और कम, हाँ ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव होता है। ध्यान से, क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज लाइकेन आया। क्रस्टोज के कंपैरिजन में फोलियोज की स्टेबिलिटी
क्रस्टोज के कंपैरिजन में फोलियोज आर है कि के? सब अच्छे एग्री है। फोलियोज के बाद में मॉस आ गई, मॉस के कंपैरिजन में फोलियोज, ये देखो। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिसाइड होगा। कंपैरेटिव आप सोचेंगे कि कौन ज्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है किसके कंपैरिजन में, उसको आर, और जो कम करता है उसको के नाम से पुकार रहे हैं। ठीक। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे की तरफ जा रहा है तो आप सब बच्चे जानते हैं कि जब सक्सेशन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो क्या यहाँ पर शॉर्ट लीव से लॉन्ग लीव होते जा रहे हैं? क्या यहाँ पर आप बच्चों ने देखा कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होते जा रहे हैं? यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म से लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं। डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बायोमास बढ़ रहा है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है। एक और चीज देखने को मिली, इसको आप चाहे तो निश कह दो या नीके कह दो, आप इसे नीके कह के पुकारेंगे। मान जा रहे बेटा? यहां नीके स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। स्पेशलाइजेशन तो समझ लेंगे हम, पहले आपको नीके शब्द का मीनिंग समझाना पड़ेगा। किसे कहते हैं निश या फिर नीके? बताएंगे आप? बताओ बेटा। अच्छा मैं समझ गया बेटा, आप तो इधर ही देखो, बोर्ड पे देखो, कुछ मत बताओ बेटा आप, बस अब लिखना बंद कर दो, थोड़ी देर बोर्ड पे ही ध्यान दो। कोई भी स्पीसीज जिस किसी भी एरिया में रह रही है, जो शब्द मैं बोलूं उसकी इमेज बननी चाहिए। कोई भी स्पीसीज जिस किसी भी एरिया में रह रही है वो उसका हैबिटेट है। वहां रहकर उसने दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक से क्या क्या इंटरेक्शन कर लिया, वो उसका फंक्शनल रोल है। आपको पहले से क्या पता है उस पर दिमाग मत लगाओ, अभी ये सोचो। कोई भी स्पीसीज जिस किसी भी एरिया में रहती है वो उसका, वहां रहकर दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक से क्या क्या इंटरेक्ट करती है उसका फंक्शनल रोल है। अगर हैबिटेट और फंक्शनल रोल दोनों को मिला दूं तो उसका नीके है। फिर आप कहेंगे कि सर हैबिटेट भी आ गया, बायोटिक से इंटरेक्शन, वो क्या खाती है वो भी उसका नीके है। किस तरह के टेम्परेचर को टॉलरेट करती है ए बायोटिक से इंटरेक्शन, वो भी उसका नीके है। तो बायोटिक से इंटरेक्शन भी आ गया, ए बायोटिक से भी आ गया, हैबिटेट भी आ गया, तो फिर बचा क्या? सच बात है, कुछ नहीं बचा। स्पीसीज से रिलेटेड हर बात की इंफॉर्मेशन है नीचे। एक दिन की बात है, एक फॉरेस्ट से हमें सूचना मिलती है कि एक स्पीसीज एक्स, कोई भी एक स्पीसीज वहां पर खतरे के निशान पर है। वहां के लोगों ने कहा कि इसे यहां से हटा लो, ज्यादा टाइम तक रही तो मर जाएगी। हमने कहा कि भाई हटा तो ले, लेकिन लेके कहां जाए? फिर कहा गया कि जल्दी एक काम करो, इसका नीके स्टडी करो। अगर आप उस स्पीसीज का नीके स्टडी करेंगे तो क्या उसकी हैबिटेट की जानकारी मिलेगी, बायोटिक से इंटरेक्शन मतलब क्या खाती है पता लगेगा, किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहती है वो पता लगेगा, तो क्या उसे सेफ साइट पे ले जाना आसान हो जाएगा?
कुछ कुछ इमेज बन पा रही है निके की। स्पीसीज से रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वही उसका क्या कहलाता है, निके। रैबिट ग्रासलैंड में रहता है। ग्रासलैंड क्या है, ग्रास खाता है। दोनों को मिला दूं तो डियर ग्रासलैंड में रहता है, क्या है, ग्रास खाता है, क्या है, दोनों को मिला दूं तो। लेकिन ये दो एग्जाम्पल सुन के आप बच्चों को ऐसा लग रहा है कि रैबिट और डियर दोनों का निके एग्जैक्ट सेम, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी दो स्पीसीज का निके एक इकोसिस्टम में एग्जैक्ट सेम। फिर आप कहेंगे कि सर हमें तो लग रहा है, कहां अलग है आप बता दो। आओ चलो देखते हैं कि भाई कहां अलग है। इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। और यहां पर ये जो ग्राफ यहां पर बनाया गया है, ये ग्राफ आप बच्चे यहां पर देख पाएंगे कि ये ग्राफ यहाँ कुछ पैरामीटर्स को लेके बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पर फूड ले लिया, यहाँ पर वाटर ले लिया, और ये मैं ग्राफ रैबिट के लिए बना रहा हूँ। पैरामीटर और भी हो सकते हैं, कोई भी 3 मैंने ले लिए, देखते चलिएगा। अब मैंने आपसे कहा कि रैबिट मैक्सिमम 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 इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दूंगा तो रैबिट वो मैक्सिमम मैक्सिमम यूनिट टाइम में इतना फूड खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इतना वो वाटर अपनी बॉडी में होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा कर दिया तो रैबिट, समझ पा रहे बेटा। तीनों पैरामीटर्स आपके पास में आ गए, और अब तीनों पैरामीटर्स को लेकर आपने यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना दिया। इन तीनों पैरामीटर्स को लेकर आपने एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया, ऐसे ऐसे से एक बॉक्स बना दिया बेटा। बना दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहां ऐसे एक बॉक्स बना दिया, ऐसे और ऐसे। क्या इस बॉक्स के अंदर उसके तीनों पैरामीटर्स आ चुके हैं? अब मैं चाहता हूं कि इसी के अंदर डियर का ग्राफ भी प्लॉट करूं, तो मुझे जल्दी बताओ वो इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट करेगा कि ज्यादा, इतना ही फूड खाएगा कि ज्यादा, इतना ही वाटर होल्ड करेगा कि ज्यादा? इसका मतलब ये डिब्बा, ये बॉक्स रैबिट का अपने इकोसिस्टम में यूनिक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप साइज का बॉक्स किसी और का नहीं हो सकता। यही रैबिट का निके है। कुछ कुछ पहुंच पा रहा है क्या? लेकिन अब आप कहेंगे कि दोनों घास तो खाते हैं, दोनों ग्रासलैंड में तो रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगह पर दोनों ने सेम रिसोर्स को यूटिलाइज किया, और जहां जहां दोनों ने सेम रिसोर्स को यूटिलाइज किया वहां वहां दोनों का निके ओवरलैप्ड है। तो बताओ बताओ जल्दी बताओ, रैबिट और डियर का निके एग्जैक्ट सेम या ओवरलैप्ड? क्या एग्जैक्ट सेम हो सकता है? अगर एग्जैक्ट सेम हो जाए तो दोनों की हर बात की जरूरत एक हो जाएगी। पता लगे कि डियर रैबिट से कह रहा है कि बरों से बाहर निकल, मैं भी छुपूंगा, क्योंकि दोनों के रहने की जगह एक हो जाएगी। और जब हर बात की रिक्वायरमेंट सेम हो जाएगी तो हर बात में झगड़ा, और जब हर बात में झगड़ा होने लग जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है ना बेटा। हर बात में ही झगड़ा तो कैसे टॉलरेट होगा यार। और जब हर बात में ही झगड़ा होने लग जाए, आप तसल्ली रखेंगे बेटा, मैं बोलूंगा, आपको नहीं बोलना है कुछ भी। जब हर बात में ही झगड़ा होने लग जाए तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या तो छोड़ दो या बदल लो। सही है? रास्ते पसंद आ रहे हैं आपको? दोबारा सुनेंगे आप। जब हर बात में झगड़ा हो रहा है तो दो रास्ते हैं। पहला क्या बोला? छोड़ दो एरिया, छोड़ दो एरिया। दूसरा क्या बोला? बदल लो निके। अपने निके में चेंज लेके आना पड़ेगा, और जब निके में चेंज लेके आएंगे तभी तो साथ रहना आसान होगा। अगर ऐसा है कि रैबिट और डियर का निके हर तरफ से एक जैसा हो जाता तो क्या वो साथ रह पाते?
अरे वहां पर किसी एक ने अपने निके को बदला, और निके को बदलना ही क्या कहलाता है? जब स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो क्या साथ रहना आसान होता है? और साथ रहना आसान होता है तो क्या डाइवर्सिटी बढ़ती है? तो जब सक्सेशन आगे की तरफ जा रहा है तो डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो रहा है? ये लिंक बन पा रहा है बेटा? आओ एक इकोसिस्टम में चलते हैं, स्पेशलाइजेशन का मतलब समझते हैं बेटा। आ जाओ। मान लीजिए ये रहा एक इकोसिस्टम, और यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं ये रहा एक ग्रासलैंड। ग्रासलैंड तो थोड़ा उधर खिसकोगे क्या? चले जाओ, हाँ आ जाओ, शाबाश। अब यहाँ पर ग्रासलैंड है, और बेटा इसके अंदर आप बच्चों ने देखा कि सक्सेशन की शुरुआत हुई और ग्रास उग गई। उग गई। ग्रास ने अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी रूट को पेनिट्रेट कर दिया। अब और आगे की तरफ बढ़े तो धीरे धीरे श्रब्स आने लगी। बताओ जल्दी बताओ, ये श्रब अपनी रूट को इसके बराबर ही पेनिट्रेट करेगी किससे? डीप। बहुत अच्छा किया श्रब तुमने। अगर दोनों एक जैसे ही लेवल पे अपनी रूट को पेनिट्रेट कर देते तो दोनों में कंपटीशन फिर वही रहता जो ज्यादा मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करता। अगर इन्होंने यहाँ मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने की लेयर को सेपरेट कर लिया तो क्या आपने निके में चेंज किया? और निके में चेंज किया तो क्या किया? समझ पा रहे बेटा आप? यार कहने को तो दोनों ही मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रास भी वही कर रही है, श्रब भी वही कर रही है, लेकिन क्या दोनों का निके एग्जैक्ट सेम? दोनों ने लेयर को सेपरेट किया हुआ है। इसी तरह से आगे की तरफ ट्रीज आ जाते हैं। ये ट्री अपनी रूट को इसके बराबर ही ले जाएगा कि और डीप? ऐसा करने से इन तीनों का साथ रहना आसान या मुश्किल? स्पेशलाइजेशन से क्या साथ रहना आसान होता है? तो डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? तो फिर जल्दी बताओ, आज की तारीख में हमारी अर्थ पे कहाँ का निके सबसे ज्यादा स्पेशलाइज है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तभी तो वो साथ रह पा रहे हैं। तो निके स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, इसलिए उनका साथ रहना आसान हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी में ये शब्द लिखे हुए हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे। यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर ए बी सी नाम के एनिमल आ गए। ए कहता है कि मैं ट्री खाऊंगा, मतलब पत्तियां, फ्रूट उखाड़ के। अगर ऐसा है तो खाओ, ए क्या दिक्कत है? बी कहता है कि मैं श्रब खाऊंगा, सी कहता है कि मैं ग्रास खाऊंगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जिस बच्चे को समझ में आए वही हाँ भरना। ए बी सी तीनों के तीनों हर्बिवोर हैं, लेकिन तीनों का निके एग्जैक्ट सेम। ए ट्री को लेकर, बी श्रब को लेकर, सी ग्रास को लेकर स्पेशलाइज है। यही तो स्पेशलाइजेशन है बेटा। यहाँ पर आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई नाम के एनिमल आ गए। एक्स वाई कहते कि एबीसी तुम प्लांट खाओ, हम तुम्हें खाएंगे। अरे ये भी तो कोई काम है ना इनका भाई, अपने इकोसिस्टम में वो भी तो कुछ अलग काम कर रहे हैं। आगे की तरफ वन नाम का एनिमल आया कि एबीसी तुम प्लांट खाओ, एक्स वाई तुम एबीसी को खाओ, मैं तुम सबको देख लूंगा। अगर ऐसा है तो टॉप कार्निवोर होना भी तो एक काम है ना भाई। तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता 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 जा रहा है, क्या डाइवर्सिटी भी बढ़ती बढ़ती? स्पेशलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर इस स्पेशलाइजेशन को सिंपल शब्दों में ले जाना चाहते हैं तो सीधा कह दीजिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब है काम का बंटवारा। ग्रास तुम एक काम करो, ऊपर वाली लेयर से मिनरल एब्जॉर्ब करो। श्रब तुम थोड़ा नीचे, हाँ हाँ आने दो बस। ट्री तुम थोड़ा और नीचे। समझ पा रहे हैं क्या? कोई बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा कि सर इनसे ये कहन कौन जाता है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है। उस टाइम पर ही तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है, और स्पेशलाइजेशन हो जाने से ही तो साथ रहना आसान हो रहा है। ठीक बात। जैसे सिंपल और जनरल एग्जांपल एक और मैं लास्ट आपको दे दूं, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 नौकर काम करते हैं। सुन के तो बढ़िया लग रहा है ना? और पांचों के पांचों कह दे कि झाड़ू ही लगाएंगे,
घर में झाड़ू एक है और पांचों खींच खींच के भागेंगे तो झाड़ू टूट जाएगी। आपने कहा कि एक झाड़ू लगाओ, एक पोछा लगाओ, एक रोटी बेलो, एक सब्जी बनाओ, एक बच गया, जा गाड़ी साफ कर। ऐसा अगर ऐसा करने से आपने उनका इस तरह से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो पांचों का साथ रहना आसान हुआ कि नहीं? यही तो स्पेशलाइजेशन है बेटा। तो निकी स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी बढ़ाता है, निकी स्पेशलाइजेशन से साथ रहना आसान होता है। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि निके क्या है, वैसे तो मैं दो बातें कह के आगे बढ़ जाता कि निके का मतलब वर्क और वर्क प्लेस होता है। काम क्या किया और कहाँ किया, वर्क और वर्क प्लेस निके होता है। लेकिन मुझे आपके एनसीईआरटी के शब्द समझाने थे, इसलिए मैंने निके को इतना डिटेल से बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी निके समझाते हुए लिख रही है कि टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज में निके है। एनसीईआरटी निके को समझाते हुए लिख रही है कि डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स जो वो रीयूज कर रहा है वो भी उसका निके है। तो बच्चों ध्यान रखो, स्पीसीज से रिलेटेड हर बात की इंफॉर्मेशन निके है। अब एक लास्ट बात सुन लीजिए। वैसे तो हैबिटेट और फंक्शनल रोल दोनों मिला के निके बनता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आ जाए और किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे, ये ध्यान रखना। आपका वेटेज फंक्शनल रोल को होगा। ठीक, निके इंक्लूड्स हैबिटेट फंक्शनल रोल बोथ। बोथ ऑप्शन में नहीं है, ये बस ये ध्यान रखना। पीछे वाला पत्ता तो हो गया था, इस वाले पत्ते को भी नोट कर लिया आपने? तुरंत बेटा तुरंत। अब इसके बाद हाँ जी, हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन अब कोई ना कोई स्पीसीज किसी न किसी एरिया में तो रह रही है ना, तो अपना हैबिटेट तो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर ही रही है। नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियली करवा सकते हो आप, प्रैक्टिकली सर, मतलब नेचुरल कंडीशन में। हो गया जी। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हम ये समझेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सक्सेशन को एवोल्यूशन से लिंक करते रहते हैं। उस चीज को आज थोड़ा क्लियर करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने वैसे लाइन लिखी है, सक्सेशन एंड एवोल्यूशन would have been a parallel process at that time, ऐसा कुछ लिख रही है एनसीईआरटी। तो यहाँ पता 250 पे लिखा है बेटा, सक्सेशन और एवोल्यूशन में क्या लिंक है आपस का, और आपको किस तरह से इसे सेपरेट करके देखना है वो अब अच्छे से समझ लो बेटा। ठीक, तो बस अब इधर बोर्ड पे ही देखना है। यहां सक्सेशन एंड एवोल्यूशन, इधर पीछे वाले बच्चों ध्यान से, दिख पा रहा है बोर्ड पे? अब मेरे एक एक स्टेटमेंट को आपस में लिंक करते चलना, जहां समझ में नहीं आए उसे नोट कर लेना, और मेरी जब सारी बातें खत्म हो जाए उसके बाद उसे पूछना है, बीच में नहीं। बात तब की हो रही है जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी, कुछ भी नहीं था यहां, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, बिल्कुल बैरन। पहली बार कोई लिविंग, पहली बार कोई स्पीसीज, कोई लिविंग ए यहां पर आया,
और जैसे ही कोई फर्स्ट लिविंग यहां आया, सक्सेशन की शुरुआत पायोनियर कम्युनिटी आ गई। एग्री है मेरे शब्दों से? अब इस ए में एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई बी यहां पर आ गया, दो बातें हो सकती है, या तो ए बी बन गया या ए के रहते हुए बी आ गया। चाहे जो भी हुआ हो, नई स्पीसीज का आना, एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। ठीक बात, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब इस बी में एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई सी यहां पर आ गया, दो बातें हो सकती है, या तो बी ही सी बन गया या बी के रहते हुए सी आया। चाहे जो भी हुआ हो, एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। अब आप बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर आप ये 3 बार क्यों बोलते हो, एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है? हम तो एक बार में ही समझ जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को क्लियर कर देता हूं, 3 बार बोलना पड़ेगा, 3 से ज्यादा बार भी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि हर एवोल्यूशन सक्सेशन नहीं होता। एवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है चेंज, दैट may बी स्मॉल और लार्ज। क्या हर चेंज, हर एवोल्यूशन नई स्पीसीज लाता है? और हो भी सकता है कि ले आए, रैंडम प्रोसेस है। तो हमारे लिए तो पहले हम अच्छा सोचे तो यही कहेंगे कि हर चेंज, हर एवोल्यूशन नई स्पीसीज नहीं लेके आता। अरे एवोल्यूशन हर पल होता है, हर मोमेंट पे होता है, लेकिन सक्सेशन तब होता है जब नई स्पीसीज आती है। एग्री है क्या? बताओ, क्या इस सी में एवोल्यूशन हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। जब इस लेवल पे पहुंचा कि कोई डी यहां पर आ गया, तो एवोल्यूशन तो हुआ ही सही, सक्सेशन भी हुआ। एग्री? आज कोई भी बालक या बालिका हर ई को एस ना माने, ई मतलब एवोल्यूशन, हर ई को एस ना माने। अरे ई का मतलब सिर्फ क्या है? चेंज। और एस का मतलब क्या है? न्यू स्पीसीज। क्या हर एवोल्यूशन नई स्पीसीज ले आएगा? बताओ, क्या इस डी में एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है। क्या सक्सेशन हुआ? आहा, अभी कहाँ हुआ, अभी तो एवोल्यूशन ही हो रहा है। अरे समझ पा रहे हैं क्या? अब ध्यान से, अब चीजें थोड़ी सी घूम रही है, अब दिमाग लगेगा बेटा। मान लीजिए ये डी हमारी अर्थ का अब तक का सबसे स्टेबल है, ये डी ह्यूमन है, ये डी एंजियोस्पर्म है। और अब तक का सबसे स्टेबल अगर ये डी है, तो ये डी ह्यूमन है, ये डी एंजियोस्पर्म है। बताइए इसमें क्या एवोल्यूशन हो रहा है? क्या सक्सेशन हुआ? तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक एवोल्यूशन और सक्सेशन पैरेलल प्रोसेस रहे? आज एवोल्यूशन तो हो रहा है, सक्सेशन रुका हुआ है। ये रुका, इसका मतलब स्टॉप नहीं, होल्ड है। इस रुकने का मतलब क्या स्टॉप है क्या? होल्ड है। क्या बायोटिक कम्युनिटी हमेशा के लिए स्टेबल है क्या? जिस दिन होमोसेपियन सैपियन को रिप्लेस करके होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट आएंगे, सक्सेशन एक बार फिर होगा। जिस दिन एंजियोस्पर्म को रिप्लेस करके कोई नया आएगा, सक्सेशन एक बार फिर होगा। लेकिन तब तक के लिए एवोल्यूशन हो रहा है और सक्सेशन होल्ड पे है। एग्री? अब आप कहेंगे कि सर जी आपकी बातें सुनी, ठीक लगा, बढ़िया है,
कि हाँ ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक एवोल्यूशन चलता आया, सक्सेशन भी चलता आया, और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन तो हो रहा है और सक्सेशन होल्ड पे है, मान लिया। लेकिन जब हम अन अकेडमी आए तो पास वाले नाले को देखा, उधर ग्रास उगी हुई थी, अब धीरे धीरे वहां कुछ श्रब्स भी दिख रही है। तो ग्रास के बाद श्रब का आना, ये तो सक्सेशन है भाई। ग्रास के बाद में श्रब आ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि होल्ड पे? हम तो कहेंगे कि सक्सेशन हो रहा है। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं? बात क्लियर है भाई? नाले में तो ग्रास के बाद में श्रब उग रही है, इसका मतलब नाले में तो सक्सेशन चल रहा है। फिर हम कैसे कह सकते हैं होल्ड पे है? हम तो कहेंगे कि हो रहा है। बस अब यही बात सब बच्चों को सुन लेनी है ध्यान से। अगर आज मैं सक्सेशन को ढंग से बताऊं तो सक्सेशन दो प्रकार का होता है। प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक जो कुछ भी होता आया है उसे आप एवोल्यूशनरी सक्सेशन के नाम से पुकारते हैं। कहा गया? उसे एवोल्यूशनरी सक्सेशन कहते हैं। और बेटा यहाँ पर आज हमारी अर्थ के किसी नाले, किसी चट्टान, किसी एरिया में जो हो रहा है उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। बेटा आप बस थोड़ा सा दिमाग और लगा लेना, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन नहीं है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए हर बच्चे तक। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे आ चुकी है। क्या नाले में ग्रास दुनिया में ही पहली बार उगी थी क्या? नाले में ग्रास के बाद श्रब आई क्या? वह दुनिया में पहली बार आई क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे उस एरिया में तो इसलिए आ रही है क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एवोल्यूशनरी सक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। और मैं कह देता हूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन एवोल्यूशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में आने वाली हर एक स्पीसीज वो है जो पहले कभी अर्थ पे उस एरिया में तो इसलिए आई है क्योंकि उस एरिया का एनवायरनमेंट उसको फेवर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो आ रहा है, वरना वो वहां पर नहीं आता। बात क्लियर है हर एक बच्चे को? तो यहाँ समझ जाइए बेटा, हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं, हम एवोल्यूशनरी सक्सेशन नहीं पढ़ रहे। तो कोई भी बालक या बालिका हम जो सक्सेशन पढ़ रहे हैं उसको एवोल्यूशन से लिंक ना करें। नेक्स्ट सुनो, क्रस्टोज लाइकेन, folios lichen, moss, herb, shrub, tree। कोइंसिडेंटली एवोल्यूशन लग रहा है नहीं? क्या चट्टान पर क्रस्टोज लाइकेन ने एवोल्यूशन करके फोलियोज बनाया कि चट्टान टूटी तो फोलियोज आया? समझ पा? क्या हर बार क्रस्टोज के बाद फोलियोज ही आए? क्या जरूरी है क्या? एक बार की बात है, बेचारे क्रस्टोज लाइकेन आए ही थे अभी चट्टान पे, उन्होंने ऑर्गेनिक एसिड भी सिक्रीट नहीं किया, अचानक बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आई बेटा, सब कुछ बहा के ले गई। चट्टान पर इतनी इतनी मिट्टी जम गई, फोलियोज उगेगा कि ग्रास? हर बार फोलियोज ही आए वो भी जरूरी नहीं है। हमने बुलाया क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं, हमने तो एक्सट्रीम सोचा कि क्या क्या मैक्सिमम वहां हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज को बुलाया। लेकिन हर बार वही होगा ये भी जरूरी नहीं है। अरे इकोलॉजिकल सक्सेशन में वही आता है जिस एनवायरनमेंट बुलाता है, मतलब की सपोर्ट करता है। हर किसी को वहां पर आने की परमिशन तभी मिलती है जब एनवायरनमेंट उसके फेवर में होता है। अरे क्लियर है बात? तो फिर देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझ पाते हैं।
मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, आपको बस इतना बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास आती है और इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रास के बाद ट्री आते हैं। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं बेटा। एवोल्यूशनरी सक्सेशन में ट्री के बाद ग्रास, डाइकोट के बाद मोनोकोट। अरे नहीं समझ पा रहे क्या? और इकोलॉजिकल सक्सेशन में, क्योंकि हम तो सिर्फ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब तो क्लियर है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एवोल्यूशनरी सक्सेशन है कि इकोलॉजिकल? अच्छा एक और बात बताओ, जो नाले में श्रब आई थी, क्या उसमें एवोल्यूशन हो रहा है? हो रहा है। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि नई स्पीसीज ले आए। अरे जिस दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि नई स्पीसीज आ जाएगी, उस दिन हम कह देंगे कि एवोल्यूशनरी सक्सेशन आगे बढ़ गया। हमने तो होल्ड किया था, स्टॉप थोड़ी किया था। तो याद रखो, हम हमारी एक जिंदगी में तो नई स्पीसीज आती हुई नहीं देख पाते हैं, क्योंकि नई स्पीसीज आने में, समझ पा रहे हैं बेटा? अगर ऐसा है तो हम उसे एक जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। हमारे लिए तो जो सक्सेशन अभी किसी भी रॉक पर, किसी भी नाले में, किसी एरिया में जो चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? ठीक। तो अगर अब आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये स्टेटमेंट मिलता है कि सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, अब मीनिंग समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव अर्थ से लेकर अब तक की बात हो रही है। लेकिन एनसीईआरटी का पत्ता 250 देखना, टॉपिक सिर्फ सक्सेशन नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन लिखा है। इसका मतलब वो इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझा रही है। लेकिन हाँ, एवोल्यूशन, ठीक बात। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? अब कोई डाउट आपका बच गया हो तो पूछ सकते हैं आप, एवोल्यूशन और सक्सेशन से रिलेटेड। ठीक। सक्सेशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। जो नाले में ग्रास के बाद ट्री आया ना, ओ सॉरी श्रब आई ना, अब नाले में 10 ट्रक मिट्टी और डलवाओ, 2-5 साल बाद ट्री भी दिखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और सुन लेना बेटा, आप जाके ट्री मत लगाना वहां, फिर वो सक्सेशन नहीं होगा। ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है, उसे सक्सेशन नहीं कहते बेटा, वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, फार्मलैंड्स में सक्सेशन नहीं हो रहा है, अबेंडेंड फार्मलैंड्स में हो रहा है। अबेंडेंड का मतलब खाली छोड़ दिए, उनमें अब फार्मिंग नहीं हो रही है, वहां सक्सेशन होगा। वैसे नॉर्मल जहां फार्मिंग हो रही है रेगुलर, उसको हम सक्सेशन नहीं कहते, क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो वो सक्सेशन नहीं। क्या 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 क्या? वो तो आपने अनजाने में फेंकी है, जानबूझ के अगर गुटली लगाएगा तो वो नहीं है। अनजाने में कहीं फेंक के आ जाएगा, वो उग जाएगी तो वो चलेगा। ठीक है ना? बस इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक होना चाहिए। आप उस गुटली को फेंक के आए हो, आपने उसको कोई प्रॉपर कंडीशंस नहीं दी है, आप उसको वहां पर पानी डालने नहीं गए, आपने उसको कोई प्रॉपर मिट्टी में नहीं दबाया, तो इस तरह की कंडीशंस तो नेचुरल में ही मानी जाएगी ना फिर। बहुत बढ़िया, सोच का दायरा गजब है आपका। हाँ हाँ। म्यूटेशन तो बेटा ये सडन चेंज है, वो अलग बात है, उसको हम इसमें नहीं रखते हैं। और हम पहले म्यूटेशन नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम पहले, ठीक बात है। हाँ जी। हाँ। लेकिन सक्सेशन तब होता है जब नई स्पीसीज आती है, और एवोल्यूशन हर पल हो रहा है। तो आपने ये सक्सेशन और एवोल्यूशन के बीच के डिफरेंस को समझा है, इसको इतना ही समझाएंगे और अब आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार और आपसे कह देता हूं, मैं अब जो भी कहूंगा सच तो कहूंगा ही बेटा, इसके बारे में कहूंगा, इसके बारे में नहीं।
आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया जा रहा है, एवोल्यूशनरी नहीं, ये ध्यान रखिए। ठीक ठीक, चलो पलट दो पत्ता। कॉजेज ऑफ सक्सेशन मतलब सक्सेशन के आगे बढ़ने के कारण। वैसे तो आप जानते ही हैं कि गलती करके हटता है, गलती करके हटता है, फिर कोई नया आता है, यही बात है। लेकिन हर बार गलती करके ही हटे क्या जरूरी है क्या? कोई दूसरा भी तो हटा सकता है। दोनों ही कारण है। अगर खुद की गलती से गए हैं, बातें नहीं, खुद की गलती से गए हैं तो उसको बायोटिक, लिविंग या ओटोजेनिक कहते हैं। ओटोजेनिक, ओटोजेनिक, ओटो मतलब खुद का ही किया हुआ है, जहां खुद से कम्युनिटी मिस्टेक करती है और उसको रिप्लेस होना पड़ता है। अगर ऐसा है तो वो ओटोजेनिक है, लिविंग है, बायोटिक है। लेकिन क्रस्टोज लाइकेन बेचारे आए ही थे, कुछ किया भी नहीं, ऑर्गेनिक एसिड भी सिक्रिट नहीं किया। फिजियोग्राफिक, एक्सटर्नल फिजियोग्राफिक या एलोजेनिक, फ्लड आ गई, लावा आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, हटना पड़ेगा। तो सक्सेशन एक के बाद दूसरी कम्युनिटी के आने के कारण, कॉजेज ऑफ सक्सेशन, खुद की मिस्टेक से हटे, बायोटिक हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर जो नेचुरल क्लैमिटीज है उनकी वजह से हुआ तो वो एक्सटर्नल फिजियोग्राफिक या एलोजेनिक। तो ऑटो और एलो का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। पलट दे पत्ता जल्दी, तुरंत बेटा। अच्छा, टाइप ऑफ सक्सेशन, और पहला टाइप आता है प्राइमरी सक्सेशन। जरा ध्यान से सुनना और फिर मुझे जवाब देना जो मैं पूछूं। प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पहले कभी कुछ था ही नहीं, जो भी होगा पहली बार ही होगा, पहली बार ही कोई बायोटिक कम्युनिटी आएगी। अच्छा बताओ, क्या मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारी अर्थ पहली बार बनी थी? हाँ, यही तो बात है। हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं बेटा, एवोल्यूशनरी नहीं। ये तब की बात नहीं हो रही जब हमारी अर्थ पहली बार बनी थी। फिर आप कहेंगे कि सर तब की बात नहीं है, तो हमारी अर्थ पे फिर ऐसी कैस कहाँ ऐसी जगह होगी जहां पहले कभी कुछ रहा ही नहीं है बेटा? एक दिन की बात है, भयंकर वॉल्केनिक लावा आया। आ जाओ लावा, आ रहा है ना लावा? और जब लावा ठंडा होता है तो चट्टानें बनती है। इस तरह की रॉक को क्या कहते हैं? बताओ, इस रॉक सरफेस पे क्या पहले कभी कुछ था? बनी पहली बार है। तो जो भी होगा तो सक्सेशन, अरे बात समझ आ रही है आपको?
रॉक सरफेस बिल्कुल बैरन है क्योंकि न्यूली फॉर्म हुई है। अब उसके ऊपर जो भी बायोटिक कम्युनिटी आएगी, फर्स्ट टाइम आएगी, तो उसको आप प्राइमरी सक्सेशन के नाम से ही पुकारेंगे। और यहाँ पर अगर रॉक है तो पहली कम्युनिटी यहाँ पर कौन है? क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर है। क्या क्रस्टोज लाइकेन ने आकर मरकर सॉइल फॉर्मेशन को इंड्यूस किया था? पक्की बात है। और सॉइल का बनना क्या सब बच्चे जानते हैं? पेडोजेनेसिस होता है। पेडोजेनेसिस बहुत 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 स्लो प्रोसेस है। 1 इंच मोटी परत बनने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। यही वजह है कि प्राइमरी सक्सेशन भी बहुत 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 स्लो प्रोसेस है बेटा। इसे कंप्लीट होने में हजारों साल लग जाते हैं। हो सकता है लास्ट लेक्चर में क्रस्टोज लाइकेन से लेकर ट्री हमने 10 मिनट में बना लिए हो, लेकिन वो 10 मिनट का नहीं, हजारों सालों का काम है। अब जरा सोच के देखो बेटा, कोई भी फॉरेस्ट हजारों सालों में डेवलप हुआ है और ह्यूमन उसे, समझ रहे हैं आप? तो समझो रे बेटा, यहां अब क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन के बाद मॉस, फिर उसके बाद हर्ब, फिर उसके बाद श्रब, फिर उसके बाद ट्री। ओहो, क्या ट्री आ गए तो यहाँ पर पानी पानी हो गया? सूखा पड़ गया? ना पानी पानी ना सूखा, कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला। अरे मेजोफाइट ही क्यों? मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। क्या हर कोई यही जाना चाहता है? क्या हर कोई यहाँ पहुंच जाता है? यहाँ वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। जाना सब चाहते हैं, लेकिन जाता वही है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है, सपोर्ट करता है। ठीक बात है बेटा। प्राइमरी सक्सेशन कहां कहां पे हो रहा है? एग्जांपल्स, बिल्कुल अभी अभी आपने वॉल्केनिक लावा तो देख ही लिया। ये कलर दिख जाता है कि पीछे तक? बहुत बढ़िया, सब कलर दिख रहे हैं आजकल आपको। वॉल्केनिक लावा। हाँ, उसके बाद क्या हर चट्टान लावा से ही बने? क्या जरूरी है क्या? कोई दूसरी बेर रॉक भी तो हो सकती है। यहाँ पर न्यूली फॉर्म पॉन्ड, नया नया बना तालाब। न्यूली फॉर्म पॉन्ड से क्या मतलब है भाई? बोर्ड पे देखो इधर। नया तालाब, बिल्कुल। एक दिन की बात है, भयंकर अर्थक्वेक आया, चट्टाने खिसक रही है, एक गड्ढा बन रहा है, बरसात हो, पानी भर पानी भर चुका है। अब बताओ, इस पानी की सरफेस पर क्या पहले कभी कोई था? भरा ही पहली बार है। तो जो भी होगा, सक्सेशन कौन सा होगा? लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पॉन्ड समर टाइम में सूख जाता है और रेनी सीजन में फिर भर जाता है, तो सक्सेशन सेकेंडरी हो जाएगा। बात समझ पा रहे बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर इधर इधर, लिखना बंद करो, इधर देखो। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है, यहाँ देखना इधर। अच्छा, आईआईटी रिजल्ट्स वाली ना? ठीक है, तो फीस क्लास है? तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन मेरी क्लास में आ रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा आप लाइएगा 11:17 पे। हाँ, तो तो हाँ, बेटा संभालो अपने आप को। इधर इधर,
घर से कुछ खा के आया कर बेटा, सुबह से भूखे है जबरदस्ती। यार फुल समोसे खा रहे हैं, पोहे खा रहे हैं खूब, और हमेशा खाना ही खाना क्या लगा रखा है तुम लोगों ने यार। खाने के अलावा भी कुछ और होता है जिंदगी में। इधर आ जाओ, इधर 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 बेटा। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है ये वो एरिया है। अगर यहाँ पहला सीड, पहला स्पोर, पहला सीड, पहला स्पोर ही कहीं बाहर से आके गिर के फिर उगता है, वो सक्सेशन प्राइमरी है। अगर पहला सीड, पहला स्पोर वहीं से कोई उग जाए, वो सेकेंडरी है। अगर वहीं का कोई उगा, इसका मतलब पहले कभी कुछ था। अगर पहला ही सीड कहीं बाहर से आया, इसका मतलब पहले कभी कुछ। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। जब समर टाइम में पॉन्ड सूख रहा था, वहां के फाइटोप्लैंक्टन स्पोर बना के वहीं गिर गए। जब रेनी सीजन में वही तालाब दोबारा भरा, तो वो स्पोर ग्रो कर गया। इसका मतलब वहीं का कोई उगा है, तो वो सक्सेशन प्राइमरी की सेकेंडरी है। लेकिन अगर तालाब ही पहली बार भरा है, तो जो भी होगा, मतलब बाहर से आके कोई उगेगा, तो फिर सक्सेशन कौन सा माना जाएगा। ठीक बात है। तो बेटा इस बात से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहला सीड, पहला स्पोर कहां से आया है, उसकी बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि अगर वो वहीं का कोई है तो सेकेंडरी, और बाहर से आया है तो प्राइमरी। ठीक बात। नेक्स्ट चलिए, यहीं पर एक और एग्जांपल आपको देते हैं, और वो है कोरल रीफ। ये कंफ्यूजिंग एग्जांपल है बच्चों के लिए, थोड़ा इसमें दिक्कत आती है कोरल सुन के। कोरल रीफ क्या होती है, क्या सब बच्चे जानते हैं क्या है। गजब बेटा, मैं समझ गया। रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही होता है। ध्यान से सुनेंगे। कोरल्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी आउटर शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट है। सिलिंट्रेटा तो है ही, रेड एल्गी के भी कुछ मेंबर हैं। जब ये कोरल्स मर जाते हैं, जब ये कोरल्स, तो उस टाइम पर नीचे डिपॉजिट होते हैं। जिस तरह से डायटम के मरने से डायटमेशियस अर्थ बनती है, उसी तरह से कोरल के मरने से कोरल रीफ बनती है। कोरल रीफ किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है कि चट्टान का नाम है। ये अरे समझ रहे हैं बेटा बात को। ओवर अ लॉन्ग 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 टाइम ये हाइट, हाइट और साइज दोनों में बढ़ती रहती है, और इस लेवल पे आ जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। और अगर ऐसा है तो बताइए, क्या ये कोरल रीफ सिर्फ एक सरफेस का काम कर रहा है, तो यहाँ जो कोरल मरा था क्या वो उगेगा। नहीं, जो भी आएगा पहली बार बाहर से ही आएगा। तो इन चट्टानों की सरफेस पे सक्सेशन सेकेंडरी या प्राइमरी, ये ध्यान रखो बेटा। तो कोरल रीफ किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, कोरल के मरने के बाद का प्रोडक्ट है। ये कोरल सुन के कंफ्यूजन में मत लाना। ऐसा मत सोचना कि पहले कभी कोई था वही उग जाएगा। अरे मरने के बाद वो कैसे उगेगा, समझ रहे हैं? वो तो चट्टान बन चुका है, तो कोरल रीफ में होने वाला सक्सेशन कौन सा माना जाएगा, प्राइमरी ही माना जाएगा। ठीक बात। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी। पता पलटा जा रहा है। छेती कुत्ता जल्दी। सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, बातें नहीं इधर। सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे हो रहा है जहां पहले कभी कुछ किसी वजह से नहीं रहा, अब दोबारा होने वाला सक्सेशन सेकेंडरी होगा। कैसे, इधर देखो। एक बार की बात है,
ये रहा एक हरा भरा फॉरेस्ट। एक दिन बेटा इसमें भयंकर आग लग गई। बेटा संभालो अपने आप को। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा बेटा। अगर ऐसा हुआ तो अब इस आग लगने के बाद, मतलब फॉरेस्ट फायर के बाद फर्स्ट रेनफॉल होती है, तो जो बचा है वो उग जाएगा। आप कहेंगे इतनी भयंकर आग लगी, कौन बचेगा इसमें? बचा है रे बेटा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्यों बच गया? क्योंकि इसका स्टेम अंडरग्राउंड था, और इस तरह के अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। राइजोम एक टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम का, जो हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड होते हैं ऐसे। समझे? यहाँ जब आग लगी थी तो सब ऊपर ऊपर से जल गए, लेकिन जो जमीन में दबे हुए पार्ट थे वो तो बच गए ना। जब बरसात हुई तो जो दबे थे वो उग गए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जल्दी बताओ, क्या सेकेंडरी सक्सेशन का पायोनियर टेरिडोफाइट था? क्या हर जगह यही होगा? समझ रहे हैं आप? लेकिन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यही सुन लो ताकि आपको बात आगे समझ में आ जाए। पहले कभी कोई था, किसी वजह से, ये रही वजह, कोई किसी नहीं रहा। अब दोबारा सक्सेशन कौन सा है? लेकिन बच्चों अब ध्यान दो, इस वजह को भी नोटिस करना। वजह ऐसी होनी चाहिए जिस वजह से किसी के बचने के चांस रहे। अगर मैं यहाँ फॉरेस्ट फायर की जगह इस फॉरेस्ट में वॉल्केनिक लावा लिख देता, आप समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो उस वजह पे भी ध्यान देना। वजह ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से वहां कुछ बच जाए। ऐसी वजह नहीं आ जाए जो सब कुछ ही खत्म हो जाए। अगर इस फॉरेस्ट में लावा आ जाता तो लावा ऐसा फैलता कि सब कुछ जला देता, और ऊपर लावा फैल के चट्टाने बन जाता। तो उन चट्टानों के नीचे जो दब गए, क्या वो उगेंगे क्या? अब तो चट्टाने सरफेस का काम करेगी, और अब उन पे जो भी होगा वो प्राइमरी सक्सेशन होगा। ठीक बात? तो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स आ गए, उसके बाद में बड़ी श्रब्स आ गई, और फिर फाइनली ट्रीज आ गए। जब ट्रीज आ गए तो क्या पानी पानी हो गया, सूखा पड़ गया? कौन सी कंडीशन? मैजिक में उगने वाला मेजोफाइट ही क्यों? क्या हर कोई यहीं जाना चाहता है? क्या हर कोई यहाँ पहुंच जाता है? यहाँ वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है। ठीक? कि ये उतना ही स्लो हो रहा है क्या? हाँ, ये तो फास्ट हो रहा है बेटा, क्योंकि पहले से सॉइल है ना यहाँ पर, और इससे कंप्लीट होने में बस 100 से 200 साल। अरे उधर तो हजारों लग रहे थे बेटा, हजारों के कंपैरिजन में तो बस ही है 100 से 200 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। कहां कहां पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा, जरा एग्जांपल। पहला आपने अभी देख ही लिया, डिफॉरेस्टेड साइट। डिफॉरेस्टेड साइट, और इसके अलावा फ्लडेड एरिया। जब फ्लड आई सब कुछ बहा के ले गए, कुछ वहीं दब गए, जो दब गए वो बाद में उग गए। यहाँ अब कोई भी बच्चा मेरे से ये नहीं कहे कि सर इतनी 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 भयंकर फ्लड आई कि कुछ नहीं बचा, तो मैं कहूंगा कि फिर लिख के दो, लिख के दो भाई। हमारे लिए तो फ्लड ऐसी होती है जिसमें कुछ बच जाता है, तो हम तो उसको सेकेंडरी कहते हैं। और इतनी भयंकर फ्लड लानी है तो फिर लिख के देना पड़ेगा। यहां पर अबेंडेंट फार्मलैंड, केवल फार्मलैंड मत लिखना। फार्मलैंड में सक्सेशन होता कि नहीं होता? अबेंडेंट का मतलब त्याग दिए गए। हिंदी वाली एनसीईआरटी है, जिनको छोड़ दिया गया है।
खाली छोड़ दिया गया, वहां पर अब जो भी नेचुरल आगे हो रहा है वो सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन आ रहा है, बुलाऊं? बेटा, क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी के जैसा ही होगा? नहीं नहीं, इधर 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 इधर। पहली बात, पायोनियर बदल गया। अच्छा एक बात इधर देखो, देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं। आ जाएगी चॉकलेट, इधर ध्यान दे। पहली बार, इधर देखना, पहली बार क्रस्टोस लाइकेन से ये फॉरेस्ट बना होगा। मान लीजिए बीच में जितनी भी स्पीसीज आई 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 आई, क्या एज इट इज वही स्पीसीज आएगी? क्योंकि बेटा आग लगने के बाद अब एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, इनऑर्गेनिक मिनरल बढ़ गया है। आग लगने के बाद अब एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्पीसीज आएगी। हो सकता है कि कोई ऐसी आ जाए जो उस एरिया में पहली बार, एरिया में, अर्थ पे नहीं, एरिया में पहली बार, और हो सकता है जो पहले आई थी वो इस बार ना आए। आ गया? खिलाओ भाई खिलाओ। ये खुशियां आती रहे, अगली बार आप जब सेलेक्ट होंगे तब आने वाले बच्चों को ऐसे बांटी जाएगी। अच्छा बिरयानी बांटी जाए। बहुत बढ़िया। समोसे वो बन रहे हैं बेटा अभी। सब आएंगे, चिंता मत करो। तुरंत बांट दिया जाए। अभी काम ही कर रहा है वो। वो इलायची कूट रहा है बेटा। हाँ, बैरन एरिया में जब जहाँ कुछ है ही नहीं तो कैसे मानेंगे उसको? कोई बाहर से बह के आया है तो प्राइमरी मानेंगे। नहीं बेटा नहीं। ईमानदारी से एक एक ही लेना है, कोई चालाकी नहीं करे। अरे उस टेबल पे गिन के जितने हो उसके हिसाब से एक साथ दे दो, और एक जने को जिम्मेदारी दे दो। चलो आप चॉकलेट भी खाते रहे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी को फॉलो करता है? जब जैसा नहीं होता तो फॉलो भी नहीं करता है। दिमाग ही नहीं इधर, बस चॉकलेट कहां तक पहुंची वो देख। फॉलो करने का मतलब जानते हो आप? कम पड़ जाए तो और मंगाओ भाई, मैं तो ले लूंगा, कोई बात नहीं। ले लो। बस 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 बस, मैं ले लूंगा, डिब्बा ही ले जाऊंगा मैं तो वहां से। तेरे पास नहीं है क्या? आ गया, छुपा रखा है। हाँ ये देख, तू खा ले यार। ले, अरे ले ले खा ले। हाँ।
शाम में बिरयानी, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, सब आ गई, सब आ गई। नहीं, झूठ नहीं बोलते बेटा, अच्छे बच्चे। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं कि हम लोगों को पेटीएम कर दो। बहुत बढ़िया। तो सेकेंडरी सक्सेशन अभी पूरा नहीं बटा गया। अच्छा गए। भैया एक क्लास में एक ही कंपनी की बाटा करो। कार्ड देना है आपको, आ जाओ फिर दे दो, तुम्हारे तो टाइम तो हो गया वैसे भी। बैच चेंज कराए थे जिसने कल। आयुषी बैच चेंज के लिए, और गर्ल्स का भी और लाया हूँ। आयुषी, ऋषिका त्यागी, सनीफ मलिक, अल्फिया अंजुम, अलविया रहमान, अनामिका निरंजन, अनामिका निरंजन, निधि सिंह, दिव्यांशी उपाध्याय, संध्या गौतम, इशिका कुमारी, वैदेही कर्ण, सुहाना फिरदौस, अंजलि, टिया, सुस्मिता सिंह, कोमल ओझा, क्या नाम है, अनामिका, निधि, दिव्यांशी। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, संध्या, इशिका, वैदेही, सानिम मलिक है ना, कल दे गया था ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सानिम मलिक ले लीजिए। अल्फिया अंजुम, कौन आप हो? अल्फिया अंजुम कौन है, ये दिया था, ले जाइए ना। आयुषी आप है। ऋषिका त्यागी कोई नहीं है। अनामिका, नित, क्या निधि, एक मिनट रुकिए, मैं अभी बोलूंगा, वॉइस के भी बोलूंगा। अनामिका, संध्या, इशिका, सुहाना फिरदौस, अंजलि रघुवंशी, टिया, हाँ तैमूर अली का है भैया, मैं बोलूंगा अभी, इनका बोल दूं। 22 बन गया। सुस्मिता सिंह, कोमल ओझा, मिताली राज, मिताली राज,
आकांक्षा गुप्ता, लीजा सोलंकी, नैना कुमारी, आर्या राय, तनिषा यादव, त्रिशा चौहान, सानिया खान, मनु यादव, जानवी सिंह, आयुषी मीना, सुभज्ञा पांडे, हरमनप्रीत है, संध्या है नहीं है, हाँ गर्ल्स का हो गया। अनामिका, संध्या, संध्या हाँ दे रहे हैं, लीजिए। इशिका, अंजलि, सुस्मिता, मिताली राज, मिताली लीजिए। आकांक्षा, लीजा, ये लो मिताली, ये रहा लीजा है ना, उठाने की बहुत जल्दी पड़ती है। नैना, लीजिए। आर्या राय, लीजिए। तनिषा यादव, त्रिशा चौहान, सानिया खान, मनु यादव, जानवी, आयुषी मीना, हरमनप्रीत लीजिए। वॉइस का आलोक, आलोक कुमार, मोहम्मद उबैद, एक मिनट, अनुराग, तैमूर, शेख मोहम्मद, नीचे हो जाएगा, शेख मोहम्मद परवेज, अभिज्ञ यादव, आलोक आएगा, आएगा, वकास, वकास का भी बन गया। अनुराग, 24,584, मोहम्मद उबैद, अभिज्ञ, शेख, आकाश, दीपक, राहुल, पीयूष, खाफ, ये खान सैफ, सुजीत, नीरज, आशुतोष, अस्मित, आदर्श, तरुण, मोहम्मद उबैद। अभी बोला था किसी के पास चला गया मोहम्मद उबैद का, शायद गलती से बाहर गए शायद। हाँ फोटो यही दे दीजिए, पीछे रोल नंबर और नाम लिखिए। शेख मोहम्मद परवेज, अभिज्ञ, उबैद, कौन उबैद, किसी को दे दिया है शायद यहाँ पर कोई मोहम्मद उबैद किया, तो उनका भी नाम होगा, आपका नहीं बना होगा, बोला था मैंने, ठीक है। नफीस अख्तर का शायद है, तरुण कहाँ है, शेख, नहीं नहीं, शेख मोहम्मद, अभिज्ञ, आकाश, दीपक, राहुल, पीयूष, खान सैफ, सुजीत, नीरज, आशुतोष, अस्मित, आदर्श, तरुण शर्मा। यार उबैद नीचे आना पड़ेगा। बेटा, हाँ नफीस, आप है ना, इसमें देखिए एक बार, इसमें देखिए जरा, आपका है नहीं, यहाँ दे दीजिए। और अनामिका निरंजन, तो कोई बात नहीं, फाड़ के दे दीजिए, नीचे आ जाना, या इनसे ले लो ना फ्लोर इंचार्ज। अनामिका निरंजन, इशिका कुमारी, अंजलि रघुवंशी, सुस्मिता सिंह, आकांक्षा गुप्ता, त्रिशा चौहान, सानिया खान, मनु यादव, जानवी सिंह, आयुषी मीना, सुभज्ञ पांडे, हरमनप्रीत, ऋषिका त्यागी, आयुषी, क्या बोले, प्रसन्नजीत राज, कोई पेज चेंज हो गया है क्या आपका? मास्टर प्रो है लेकिन दिन वाले में होगा, देखिए। अरमान हसन, अभिषेक, राजकिरण, राजकुमार, आर्यन, हिमांशु, आदित्य प्रताप, स्वाभिमान, उमर मलिक, नीचे आना पड़ेगा, शाहबुद्दीन, इसमें भी देखना, अमृत आनंद, रोशन, अबू काजिम, सोनू कुमार, साहिल, सौजन्य, लक्ष्य निगम, शशि, चंद्र प्रकाश, प्रतीक, प्रसन्नजीत, एक मिनट, 25,725 लीजिए। अभिषेक, मोहम्मद समीर, ऋषभ, मुदित, जितांशु, वकास अहमद, नवीन गुप्ता, भारत राय, चिराग, सचिन, विपुल, हर्षित यादव। आप, मैं अब अगले ब्रेक में नीचे ही मिलूंगा आपको, आप नीचे आ जाना। आपका बंद तो गया लेकिन किसी दूसरे बेच में है, या एक पर्ची पे अपना रोल नंबर लिख के दे दो ना, फोटो है ना, नफीस अख्तर नाम है ना आपका, मालूम है मुझे, फोटो दिया था मैंने, लिया नहीं है। आप तो मेरे को एक पर्ची पे अपना रोल नंबर, नाम लिख के दे दीजिए बस, अभी दे दीजिए, जब भी तो नीचे जाके चेक करेंगे। ऋषिका त्यागी, आयुषी,
अरे यार, शेख मोहम्मद उमेद, एमडी उमेद। हो गया ना? रोल नंबर ही बता दीजिए मेरे को, यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा। बताइए, मेरे को बताइए। नफीस है ना? नफीस अख्तर। बताइए रोल नंबर। है ना 23।